माननीय नितिन भाई ने भी आपको बधाई दी है। मैं भी आपको नववर्ष की बधाई भी देता हूं और इस प्राकृतिक खेती के अभियान में जुड़ने का आह्वान भी आपको करता हूं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप बहुत प्रबुद्ध खेडूत हैं और जो गुजरात स्टेट कोऑपरेटिव बैंक और मेहसाणा डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल बैंक का सहयोग माननीय पटेल साहब ने इन दोनों को भी जोड़ दिया, प्रशासन को भी जोड़ दिया, अपने जो शहर के बुद्धिजीवी हैं उनको भी जोड़ दिया और खेडूत को भी जोड़ दिया। ये मिशन हम सबके जुड़ने से ही सफल हो पाएगा, क्योंकि प्राकृतिक खेती खेडूत करेगा तो उसका उत्पादन बिकना भी तो चाहिए। तो जो शहरी हमारे नगर पालिका के लोग, नगर परिषद के लोग यहाँ पर अधिकारी बैठे हैं, वो भी इस मिशन के साथ में जुड़े, हमारे बैंक भी जुड़े, ताकि हम मार्केटिंग की दृष्टि से किसानों के उत्पाद को जनमानस तक पहुंचाएं और सब लोगों को स्वस्थ करें। तो मैं अपनी बात अब शुरू करता हूं और इस अभियान में आदरणीय सांसद महोदया बैठी हैं, हमारे कड़ी के करशन जी भाई सोलंकी विधायक जी उपस्थित हैं और सभी आदरणीय लोगों ने आज के इस अभियान को इतना सफल बनाने का जो प्रयास किया, ये बड़े पुण्य की बात है। और भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी हृदय से चाहते हैं कि मेरे गांव समृद्ध होने चाहिए, हमारे किसान खुशहाल होने चाहिए, मेरे देश के लोगों का स्वास्थ्य उत्तम होना चाहिए। अभी इसी 11 तारीख को परसों पूरे देश के राज्यपालों का राष्ट्रपति भवन में सम्मेलन था और मैं भी उसमें जाना ही था जब सब आए। तो मेरे को स्पेशल आप उनकी प्रधानमंत्री जी की, आदरणीय अमित शाह जी की इस गंभीरता को आप समझिए कि पूरे भारत देश के 6 राज्यपालों को उस सम्मेलन में एक प्रेजेंटेशन देने के लिए फिक्स किया, कुल 6 लोगों को, जबकि 32-35 राज्यपाल उपराज्यपाल, और उनमें सबसे पहला प्रेजेंटेशन मेरा हुआ। और वो प्रेजेंटेशन का विषय क्या था? यही प्राकृतिक खेती थी, यही जिसको मैं आपके बीच में बुलाया हूं पटेल साहब। तो आप इससे अनुमान लगाएं कि प्रधानमंत्री जी की कितनी गहरी रुचि है कि हमारी धरती माँ, जिसको हम माँ बोलते हैं, उसको हमने जहर डाल डाल करके दूषित कर दिया है। जो पानी हमें जीवन देता है वो पीने लायक नहीं बचा है। हवा जिसके बिना हम 3 मिनट भी जिंदा नहीं रह सकते, आज वो दूषित हो चुकी है। गौ माता जिसको मां बोलते हैं, आज वो सड़कों पर धक्के खा रही है। हमारे अस्पताल भरे पड़े हैं बीमारों से। आप सबसे मैं पूछना चाहता हूं, 30, 40, 50 साल पहले जब खेतों में यूरिया, डीएपी, कीटनाशक नहीं डालते थे, क्या उस समय आपने कैंसर को सुना था? कैंसर कोई बीमारी है? हार्ट अटैक को कोई जानता था? डायबिटीज को जानते थे? जितने असाध्य रोग फैल रहे हैं, हमारे अस्पताल भरे पड़े हैं। करोड़ों अरबों रुपया का खर्च दवाइयों पर भारत सरकार को करना पड़ रहा है। बीमार व्यक्ति होता है, पूरा परिवार बेचैन हो जाता है, पैसा भी खराब होता है, धन भी खराब होता है,
शरीर को कष्ट भी पहुंचता है। ये सब हमारे खान पान की कमजोरी के कारण हो पाए। खेडूत की आय दिन पर दिन घट रही। क्यों? क्योंकि उसका रासायनिक खेती में लागत बढ़ रही है। जब लागत बढ़ती जाएगी और धरती का उत्पादन कम हो जाएगा तो वहां पर घाटे का सौदा होगा। तो इन सब चीजों का निदान यदि किसी में है तो वो प्राकृतिक खेती है, जिसकी चर्चा करने के लिए माननीय पटेल साहब ने आपके बीच में आज मुझे आमंत्रित किया। अब मैं 2-4 बातचीत आपसे करूंगा। आप ध्यान करो, मैं 35 वर्ष तक कुरुक्षेत्र के गुरुकुल में प्रधानाचार्य के रूप में बच्चे पढ़ाता रहा और हमारे वहां गुरुकुल में हमारी 200 एकड़ भूमि है। उस 200 एकड़ भूमि में मैं यही खेती करता हूं जो बात आपको बताने आया। अब क्योंकि मैं बच्चे पढ़ाता रहा हूं तो मेरी क्लास में गुमसुम बैठना मना है, ठीक है। अब हम बातचीत करेंगे और हाँ ना में उत्तर देंगे ताकि क्लास का वातावरण सार्थक हो, मनोरंजक हो, आप बोरियत फील ना करें, आपको मजा आना चाहिए। और आज मैं ये चाहता हूं ये महसूस करके जाएं कि भाई यदि आज इस क्लास को अटेंड ना करते तो हम कई चीजों से वंचित रह जाते। इतना मजा आपको आना चाहिए। ये जो विषय है ना खेती का, ये बोरिंग नहीं है। ये तो आदि काल से वेदों में लिखा है, कृषि मित कृषस्व, खेती ही करो और उससे खूब धन कमाओ, ऐसा वेदों में लिखा है। एक युग था कि जब कृषि व्यवसाय बहुत लाभ का व्यवसाय था। आज ये व्यवसाय लाभ का क्यों नहीं होना चाहिए, और ये होगा। आप इस पद्धति को समझ करके उपयोग में लाएंगे तो आपको बड़ा सुख मिलेगा, मानसिक सुख भी मिलेगा, आध्यात्मिक सुख भी मिलेगा, आर्थिक सुख भी मिलेगा। क्योंकि ये ऋषियों की परंपरा से चलने वाली कृषि रही थी। आज हमने इसमें जहर मिला करके सारे प्राकृतिक सिस्टम को तहस नहस कर दिया। अब आप मुझे बताएंगे, आप में खेडूत कितने हैं जो खेती करते हैं? वो हाथ खड़ा करें। वाह वाह, ये तो छांट छांट के पटेल साहब ने बुला रखे हैं, बहुत अच्छा। मुझे खतरा ये था कि कभी हम शहर कड़ी में बैठे हैं, कभी शहर के लोग हों, खेडूत हो ही ना, और मैं अपनी बात को उनकी समझ में ही ना आए। अब आप खेडूत है ना, तो आपको मेरी बातों में मजा आएगा, बड़ा सुख मिलेगा और आप बहुत पीछे चले जाएंगे। मैं आपको आज से 60 साल पीछे ले जाऊंगा और आप कहेंगे कहाँ ऐसा ही होता था, अब नहीं है, ऐसा ही होता था, अब नहीं है, ऐसा आप बोलेंगे। तो बहुत खुशी है मुझे कि हमारी बहनें भी आई हैं, खेडूत बंधु भी आए हैं और आप खेती करने वाले हैं। अब दूसरा मेरा प्रश्न है कि मैं पिछले 2 वर्ष से, जब से प्रदेश में आया, उसके 15 दिन बाद ही माननीय नितिन भाई पटेल, माननीय रूपाणी जी और उस सरकार ने गांधी मंदिर में बहुत बड़ा सम्मेलन किया था, जिसमें 10,000 खेडूत प्रदेश से आए थे और उसी समय हमने शुरू कर दिया था। अब आपके क्षेत्र में ये कितना फैला मैं नहीं जान पाया, इतना जानूंगा कि आप में ऐसे कितने खेडूत हैं जो इस प्राकृतिक खेती को कहीं ना कहीं जुड़े हों और जिन्होंने अपने खेत में शुरू की हो
ईमानदारी से बताना, नहीं है तो हाथ मत खड़ा करना, यदि हैं तो वो हाथ खड़ा करो जो प्राकृतिक खेती करते हैं। 15-20 लोग और हमारी बहनें भी। अब मेरे को उत्तर देंगे, ये जो 15-20 लोगों ने हाथ खड़े किए हैं, आपने जो खेती शुरू की प्राकृतिक, इसमें कोई नुकसान तो नहीं हुआ? नहीं हुआ तो हाथ खड़ा करें। वेरी गुड। देखो भाई लोगों, हाथ खड़े हैं फिर दोबारा, ये धन्यवाद। अब ये मैंने इसलिए खड़े करवाए हैं ताकि आप में विश्वास होना चाहिए कि जिन्होंने खेती शुरू की उनको नुकसान नहीं हुआ। और बात शुरू करने से पहले मैं निवेदन करूं, जो खेडूत इस प्राकृतिक खेती को बिल्कुल समझ करके ठीक ढंग से करेगा, सारे नियमों का पालन करेगा, मैं गारंटी देता हूं उसे नुकसान हो ही नहीं सकता। हां, उसे जरूर नुकसान होगा। जो अपनी चलाता है, समझदारी से नहीं करता। और तरीका क्या है भाई? देसी गाय के गोबर की जगह हॉस्टन फ्रीजन गाय का डाल लो, क्या फर्क पड़ता? वो भी गाय, ये भी गाय, तो परिणाम नहीं मिलेगा। आप ये सोच के करो कि भैंस का भी गोबर है, गाय का भी, क्या फर्क पड़ता, ये घोल लो, तो रिजल्ट नहीं मिलेगा। इसमें आच्छादन की विधि है, मल्चिंग की विधि है, वो ठीक नहीं करोगे तो परिणाम नहीं मिलेगा। ये चीज आप समझें। आप, मैं देख रहा हूं आपके चेहरों से, आप जितनी गंभीरता से आप बैठे हैं, पटेल साहब ने और अधिकारी लोगों ने बड़ा चुन चुन के बड़े समझदार क्लास के अनुकूल विद्यार्थी बुलाए हैं, मैं इनको बधाई देता हूं। और मेरे को आज पूर्ण विश्वास है, मैं टाइम लूंगा आपका थोड़ा, और आज मैं ऐसी ट्रेनिंग देके जाऊंगा आपको कि अब की बार तो मुझे 20 लोग भाई और बहन लगभग मिले, लेकिन आप हजारों की संख्या में जो हैं, सबके घरों में प्राकृतिक खेती होनी चाहिए। और ये मैं जब बात खत्म करूंगा ना, तब आप 100% हाथ खड़े होने वाले हैं आज, और आप मान जाएंगे कि हमें ये करनी ही पड़ेगी, नहीं तो जीवन का रास्ता दूसरा नहीं। अब विधिवत समझिए प्लीज। अब सीधे बैठेंगे क्लास में और मन को एकाग्रचित करेंगे। सबसे पहले, इस समय आप रासायनिक खेती करते हैं, आप यूरिया भी देते हैं, डीएपी भी देते हैं, कीटनाशक भी डालते हैं, और जो जो एग्रीकल्चर विभाग के साइंटिस्ट यूनिवर्सिटी के कहते हैं वो आप करते हैं। हमारा कतई विरोध नहीं था, मैं भी यही खेती अपने 200 एकड़ में करता था, मैं भी यूरिया डीएपी कीटनाशक खूब डालता था, आपकी तरह मैं करता था। और यूनिवर्सिटी के साइंटिस्ट, उनसे मेरे संपर्क थे, वैसा ही मैं करता था जैसा आप करते हैं। लेकिन एक दिन एक घटना हुई मेरे सामने, और ये एक बार नहीं 2-3 बार हुई। मेरे खेत में एक मजदूर के द्वारा पैसा देकर हम पेस्टिसाइड का स्प्रे करा रहे थे, और मुझे सूचना मिली कि वो जो स्प्रे कर रहा था वो बेहोश होकर के खेत में गिर गया। उसको तुरंत बेचारे को लेकर के अस्पताल गए, कई दिन अस्पताल में रहा, मुश्किल से जान बची। और ऐसा 2-3 बार हुआ हमारे साथ। तो जब ये घटना घटी तो मैंने विचार किया कि मेरे गुरुकुल में 1500 बच्चे पढ़ते हैं, और इन 1500 बच्चों को मैं यही गेहूं खिलाता हूं, यही सब्जी दाल चावल खिलाता हूं,
जिस जहर के डालने से डालने वाला पीता नहीं, खाता नहीं, स्प्रे करते करते बेहोश हो सकता है, और मैं ये जहर इन बच्चों के पेट में उतार रहा हूं, तो मैं पापी हूं। और मैंने निश्चय किया मैं ये काम नहीं करूंगा और अपने खेत में ये जहर नहीं डालूंगा। मैंने जैविक खेती शुरू की, उसमें मेरे को लाभ नहीं हुआ, मैं टाइम खराब नहीं करता। जैविक खेती से मेरे को लाभ हुआ नहीं, मेरी चिंता बढ़ी, रासायनिक मैंने छोड़ दी। जैविक में मेरा उत्पादन कम हो गया, लागत कम हुई नहीं, रोज लेबर का खर्च भी बढ़ गया। इस बीच में एक सुभाष पालेकर जी हैं, प्राकृतिक खेती के प्रचारक, जिन्होंने इस पद्धति को जनमानस तक पहुंचाने का काम किया। मेरा परिचय उनसे हुआ, मैंने घंटों डिस्कस उनसे की, मेरी बात समझ में आई, तो मैंने अपने गुरुकुल में, जैसे आज आप पटेल साहब ने बुलाए, ऐसे मैंने 500 प्रबुद्ध खेडूत इकट्ठे किए और 5-6 दिन मैंने उनका शिविर लगवाया। मैं उसमें पूरे काल बैठा रहा और इस पद्धति को मैंने डीपली समझा और अपने खेत में 5 एकड़ में शुरू किया। पहले ही साल मैंने ईमानदारी से वही नियम फॉलो किए जो उन्होंने बताए। सभी खेडूत बंधुओं को जान के खुशी होगी कि जितना उत्पादन रासायनिक खेती करते हुए मैं ले रहा था, उतना ही उत्पादन मेरा पहले साल इस प्राकृतिक खेती से हो गया। मेरे को बड़ा संतोष हुआ कि ये काम चल सकता है। अगले साल मैंने 10 एकड़ में ये काम किया, उसमें भी मैं सफल हुआ। उसके बाद मैंने एकदम 100 एकड़ में ये काम किया, 100 के 100 एकड़ में मैं सफल हो गया। 100 एकड़ में मेरे को सफलता मिली, उत्पादन कम हुआ नहीं, लागत मेरी खत्म हो गई, लगभग शून्य आ गई, लागत समाप्त हो गई। अब ये प्राकृतिक खेती है क्या, इसे समझो भाइयों और बहनों। ये देसी गाय पे आधारित कृषि है। मैंने एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के माइक्रोबायोलॉजी के साइंटिस्ट बुलाए और इसकी रिसर्च करवाई पूरी लैब के अंदर। मैंने देसी गाय का गोबर, देसी गाय मतलब साहिवाल, थारपारकर, राठी, गिर, कांकरेज, हरियाणवी, अंगोल, ये सब भारतीय नस्ल की जो गाय है, इनका गोबर इकट्ठा किया, भैंस का किया, बैल का किया, घोड़े का लिया, बकरी का लिया, ऊंट का लिया, सब पशुओं के हमने गोबर इकट्ठे किए और इनको लैब में भेज दिया, लेबोरेटरी में। जब रिपोर्ट उसकी आई तो आप आश्चर्य करेंगे कि केवल और केवल भारतीय नस्ल की देसी गाय में ही ये गुणवत्ता मिली और किसी में इतनी गुणवत्ता नहीं पाई। ये जो भारत के ऋषि मुनि, हम लोग गौ माता की जय हो, गौ माता का पालन हो, गौ माता का संवर्धन हो, गौ माता की रक्षा हो, अब तक हम उसको धार्मिक पहलू लेकर के चल रहे थे। लेकिन मैंने तो लेबोरेटरी में इस पे रिसर्च करवाई है और रिसर्च में पाया कि ये मां इसलिए कही जाती है कि धरती को जीवन देने वाली चीज ही देसी गाय में, और इसका दूध जो है A2, जिसकी रिसर्च ऑस्ट्रेलिया और भारत के कई देशों में, न्यूजीलैंड में, उन्हीं के साइंटिस्ट ने की है।
अपनी जो उनकी गाय है ऑस्ट्रन फ्रीजन जर्सी, उसके दूध को उन्होंने रिसर्च किया तो उस दूध का नाम उन्होंने A1 रखा उसका नाम, और हमारी भारतीय नस्ल की गाय का दूध रिसर्च किया तो उसका A2 नाम दिया। और पाया क्या कि जो A2 दूध है वो स्वास्थ्य के लिए सर्वोत्तम है, बच्चों के शारीरिक विकास के लिए उत्तम है, बल बुद्धि ओज तेज को बढ़ाने वाला है। और जो ऑस्ट्रन फ्रीजन जर्सी गाय का दूध है वो अवसाद पैदा करता है, हाइपरटेंशन पैदा करता है, शरीर में रोगों को जन्म देता है। उनका दूध उत्तम नहीं, और ये रिसर्च हमारी नहीं है, ये उन्हीं की है जिनकी वो गाय है। तो आप भारत के लोग जिस गाय को मां कहते हैं वो वही मां है जो भारतीय नस्ल की। इस देश में जो अनेक नस्लें होती थी वो हैं, अब बहुत सारी तो लुप्त हो गई। यदि हम नहीं संभले तो आने वाले समय में ये भी लुप्त होंगी और आने वाली पीढ़ियां इसका दोष हम सबको देंगी। तो हमने बचना है। तो अब समझो क्या मामला है। जब हमने सभी पशुओं का गोबर भेजा तो साइंटिस्ट हैं डॉक्टर बलजीत सारन, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हिसार में, और एक डॉक्टर है हरिओम, उनके साथ 4 डॉक्टर और थे साइंटिस्ट। उन्होंने रिसर्च करके पाया जी ये तो कमाल हो गया। क्या बात कि देसी गाय के 1 ग्राम गोबर में 300 करोड़ से ज्यादा जीवाणु पाए गए, और अंग्रेजी जो गाय है उसमें 1 ग्राम गोबर में 70 से 78 लाख जीवाणु पाए गए। अंतर देखो। और उन्होंने दूसरा बताया, जो देसी गाय दूध नहीं देती, जिनको हमने सड़कों पे छोड़ दिया धक्के खाने के लिए, ये सड़कों पे जो घूमती हैं, हमने इनको पकड़ के इनका गोबर भी टेस्ट करवाया। जो सड़कों पे घूमने वाली गाय थी उसके 1 ग्राम गोबर में 500 करोड़ तक जीवाणु पाए। समझ में आई बात? दूध देने वाली में कितने पाए? बोलो भाई, कमजोर हो। कितने? 300 करोड़ से ज्यादा। और जो दूध नहीं देती उसमें 500 करोड़ तक जीवाणु पाए। उसका कारण, जो दूध नहीं देती उसकी जो दूध देने में एनर्जी, ताकत खत्म होती थी, अब वो दूध नहीं देती तो जीवाणु बनाने में वो काम आ गई। तो सही अर्थों में गाय का आधार हमारी जो कृषि है, वो सबसे भगवान ने इस गाय को पैदा ही खेडूत के लिए किया था। वो उसकी खेती को भी समृद्ध करती है और खेती करने वाले मनुष्य को दूध पिला करके समृद्ध करती है, और बछड़े को दे के उसका बैल बनाती थी। तो ये इतनी पूरकता का काम करती थी। अब वो सिस्टम बिगड़ गए। बैल की जगह तो ट्रैक्टर ने ले ली, उसके गोबर की जगह यूरिया DAP ने ले ली, और इन दोनों को करने के बाद आपकी जगह अस्पताल ने ले ली। क्यों साहब, यही हुआ कि नहीं? ये हो गया। और हम कहते हैं हमने बड़ी प्रोग्रेस की, बड़ी उन्नति की। उन्नति क्या की है, इसका दुष्परिणाम समझो। आपकी जमीन दिन पर दिन बंजर होती जा रही है। आने वाली पीढ़ियों को बंजर जमीन दे के जाओगे। आप उत्तर देना, आज से 15 साल पहले हाथ में कोई बोतल का पानी लेके चलता था क्या? जहां मर्जी होती पी लेते थे। खेत में जो नाली चलती थी लंबे लेट के उसमें पीते थे, उसमें हलसिया भी चलता रहता था, पानी भी पीते रहते थे।
याद है कि नहीं ये पुरानी बात है? क्यों साहब? यूं भी नहीं पीते थे। मैंने खेती की है, मैं किसान हूं, मैंने हल भी चलाया। हमारे रेट होता था जो कुएं से पानी निकालता, मैंने वो भी चलाया। हाथ से फावला कसी, कभी आप खेत में बुलाएंगे तो आपके बराबर में अब भी काम कर सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं। अभी मैं गया कच्छ में, वहां एक बहुत बड़े जमींदार हैं, उनका ठक्कर, क्या नाम है उनका भाई? हरीश भाई ठक्कर। 700 एकड़ की खेती वो आदमी करता, 700 एकड़ की। पटेल साहब में उसके खेत में गया, मेरी पत्नी साथ थी, किसी ने बताया, मैं कच्छ के यूनिवर्सिटी के कॉन्वोकेशन में गया और मुझे बताया कि यहाँ बड़ा प्रगतिशील एक किसान है, आप जरूर उसके खेत को देखें। मैं कॉन्वोकेशन समाप्त करके उनके खेत में गया, उनको सूचना दे दी थी। खेत में गए तो कुछ ही देर बाद सिर में दर्द हो गया, चारों तरफ बदबू फैली हुई। किसकी? पेस्टिसाइड के छिड़काव की। वो दो ही खेती करते हैं, वेजिटेबल सब्जी करते हैं और फल की खेती, और कोई खेती वो गेहूं धान चावल या मक्का बाजरा ये नहीं बीजते, ना कपास बीजते, वो केवल फल और सब्जियां। इतना स्प्रे खेत में कि बदबू उठी। मैं कहा भाई ये क्या प्रोग्राम? तो उनका जो मैनेजर था उसने मजाक में मेरे को कहा, ध्यान करना, मजाक में, कि साहब हम गारंटी लेते हैं 2 साल लगातार हमारे फल सब्जी जो खाएगा उसको कैंसर ना हो तो कोई भी जुर्माना हमारे ऊपर कर सकते थे। ये उन्होंने मेरे को कहा। मैंने कहा भाई फिर ये ठीक कर रहे हो? कि जी करें क्या, कोई रास्ता ही नहीं, इसके बिना रास्ता बन ही नहीं पा रहा। मैं कहा बनेगा। मैंने उनके सारे मैनेजर की क्लास ली, उनके मालिक से बात की, उनको अपनी पुस्तक जो लिखी थी वो भेंट की। अब आपको भी आज मेरी लिखी एक किताब मिलने वाली है इसके बाद में। हमारे आत्मा विभाग के सभी आदरणीय लोग बड़ी मेहनत से इस मिशन में लगे हुए हैं, कृषि विभाग के। आपको जाने से पहले वो किताब मिलेगी, उसको ध्यान से पढ़ना, गुजराती में ही मिलेगी। उसको आप पढ़ करके उसके हिसाब से खेती करना। और आपके इस यहाँ पर जो कृषि विभाग है उसमें एक आत्मा विभाग है, वो सब हमारे ट्रेंड लोग हैं, वो आपको इसका प्रशिक्षण भी खेत में आके दे सकते हैं। तो मैंने हरीश भाई ठक्कर को वो बताया, मैं कहा इसको बदलो, आप पाप कमा रहे हो, आपने सारे जीव जंतु मार दिए, जो लोग इस जहर को खाएंगे उनको कैंसर होगा। आप थोड़े से पैसे के लिए लोगों को जीवन देना चाहिए, जीवन लेना चाहिए। तुम जमीन को बर्बाद कर रहे हो, पानी को बर्बाद कर रहे हो, पर्यावरण कितना दूषित है। आपके खेत में आके हमारे सिर में दर्द हो गया, आप इसको बदलो। बहुत मैंने जोर दिया तो उसने हिम्मत करके मेरी तरह 3-4 एकड़ में ये काम शुरू किया। और 3-4 एकड़ में करने पर उसे वही परिणाम मिला जो मेरे को मिला था, उसको खुशी हुई। फिर उसने और बढ़ाया। अब जान के आपको खुशी होगी कि उसने अपने सारे फार्म को प्राकृतिक फार्म बना दिया। और राजभवन में अभी 1 महीना पहले मैंने उन प्रगतिशील किसानों को बुलाया, सबके बीच में खड़ा होकर के उस किसान ने कहा कि जी 1 करोड़ रुपए का मेरा 1 साल में यूरिया, डीएपी, पेस्टिसाइड का खर्चा बंद हो गया। 1 करोड़ रुपए का जहर खेत में डालता था वो बंद हो गया। और बंद ही नहीं हुआ, उसके जो उत्पाद थे वो बहुत जल्दी गल और सड़ जाते थे क्योंकि उनमें इतना जहर था। अब वो कहता कि मेरे खरबूजे बोता हूं, तरबूज लगाता हूं, वो खजूर भी करता है, अनार भी करता है, केला भी करता है, पपीता भी करता है, आम भी करता है।
कहते मेरे फलों की लाइफ बढ़ गई, वो बिना फ्रिज में रखे भी 5-7 दिन खराब नहीं होते, और पहले वो 2-3 दिन में पानी निकलता था, बदबू आनी शुरू हो जाती थी उनसे। अब वो उनकी लाइफ बढ़ गई। और आपको जान के खुशी होगी, हर मौसम में, हर 6 महीने में, अब जब वो नई फसल लगाते तो मेरे को बुलाते और मेरे हाथ से वो पौध लगवाते उसकी, और वो पौध में जब कस्सी से काम करता हूँ, फावले से, तो यहीं से बात शुरू हुई थी, लंबी बात बीच में आ गई। मेरे को उन्होंने बुलाया, अड़ोस पड़ोस के खेडूत भी वहां पर थे, और जब मैंने फावला चलाया ना वहां पर फावड़ा, तो वो खेडूत कहने लगे कि गवर्नर साहब हमसे भी बढ़िया फावड़ा चला रहे। तो खेती का एक्सपीरियंस मेरे को है पूरा। जो बात मैं कह रहा हूं ये पुस्तक में पढ़ी भी नहीं बता रहा, इसमें मैं कढ़ा हुआ हूं, आपको वो चीज बता रहा हूं जो मेरे खेत में है। और आपको कभी मौका मिले तो मेरा खेत जा करके देखना। अभी 15-20 दिन पहले ही हमारे गुजरात के चारों एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जो है, उनके वाइस चांसलर मेरा खेत देख करके आए, और उनको ये था ये हो ही नहीं सकता, ये जो बात गवर्नर जी बता रहे ये कैसे हो जाएगी, बिना यूरिया, बिना डीएपी, बिना कीटनाशक के कैसे खेती होगी। लेकिन जब वो वहां गए, आप उन चारों बीसी से मिल सकते हो, उन्होंने मेरे को आके बताया, साहब आप इतना तो बताते नहीं जितना वहां मिला है, वहां तो कमाल था, आश्चर्य था। अब उन्होंने अपने दूसरे साइंटिस्ट भेजने शुरू किए वहां देख करके। इतना क्रांतिकारी काम ये, और ये मामूली सा काम है। कितना काम है, 2 ही तरह के खाद आपके घर में बनेंगे। उसका तरीका क्या है, खाद बनाने की विधि सुनो। एक का नाम है जीवा अमृत। जीवामृत, क्या नाम है, जीवामृत। और दूसरे खाद का नाम है घन जीवामृत। क्या नाम, घन जीवा। भाई ये 2 ही काम। और ये बनते कैसे हैं, आप प्लास्टिक का बाजार से 200-400 रुपए में कबाड़ी के एक ड्रम मिल जाएगा आपको 200 लीटर का। जहां पशु बांधते हो वहां छायलो ड्रम को रख दो, पानी से उसको भर दो, लगभग उसमें 170 लीटर पानी भर दो। एक देसी गाय 24 घंटे में, जो स्वस्थ गाय है, वो 8 से 10 किलो गोबर, इतना ही गोमूत्र देती है। आप गोमूत्र कैसे इकट्ठा करोगे, इसकी भी तरीका बताता हूं। आप जहां गाय को बांधते हो उसके नीचे पक्का सीमेंटेड फर्श करवा दो, उसमें लाइनिंग डाल दो ताकि वो स्लिप ना हो, थोड़ा खुरदरा रखो। और उसका जो ढाल है ना, एक कॉर्नर कोने पे ढाल बना दो, और उसमें बाल्टी की तरह पक्का एक सीमेंटेड गड्ढा बना करके उसको अच्छी तरह ढक दो ताकि पशु का पैर उसमें जाकर चोट ना खाए। अब जब और एक प्लास्टिक के गद्दे आ गए कि नहीं, गायों के लिए भी आए ना, प्लास्टिक का गद्दा। जब आप गद्दे पे सोते तो माँ भी तो गद्दे पे सोनी चाहिए ना, तो एक गद्दा उसके नीचे बिछा दो ताकि वो पक्के में बैठने में सुविधा से बैठ सके और उसके थन भी खराब ना हो। जब भी गाय पेशाब करेगी तो अपने आप वो बह करके उस गड्ढे में इकट्ठा हो जाएगा, आपको बार बार उसके पीछे खड़ा होना नहीं पड़ेगा। और गोबर तो ठोस है, उसको कलेक्ट करने की जरूरत नहीं, वो तो इकट्ठा मिल जाएगा। समझ रहे ना बात को। तो अब 24 घंटे का, रात दिन का जो गोबर गोमूत्र है उसको आप उस पानी के ड्रम में छोड़ दो मिला करके। समझ में आ गई यहां तक। अब इसमें 1.5 से 2 किलो गुड़
और 1.5 से 2 किलो किसी भी दाल का बेसन। ये दाल के जो मिल है ना बाजारों में, दाल बनाने वाले मिल, उनमें ऐसा 2-3 रुपए किलो तक जो नीचे बिखरा हुआ बेसन है ना, वो मिल जाता है, बाजारों मिल जाता है, आप वो इकट्ठा ले सकते हैं। तो आपने क्या करना है, पानी को ड्रम में रात दिन का गोबर गोमूत्र डाल दिया, इसमें 1.5 से 2 किलो किसी भी दाल का बेसन डाल दें, कोई भी दाल हो, और 1.5 से 2 किलो इसमें गुड़ डालना, और बड़े पेड़ के नीचे की या मेड जो होती ना बीच में जो पार्टीशन करते हैं आप खेत का, उसकी मिट्टी डाल दो। अब खेत की क्यों नहीं डालनी? वो इसलिए नहीं डालनी कि उसमें आपने यूरिया डीएपी डाल के जीवाणु मार दिए, उसमें जीवाणु है ही नहीं। पेड़ के नीचे यूरिया डीएपी नहीं पड़ा तो वहां जीवाणुओं का भंडार है, तो 1-1.5 मुट्ठी मिट्टी भी उसमें डाल दो। अब इन चीजों को जब डालते हैं तो लकड़ी का एक लंबा डंडा लेके इसको घड़ी की सुई की तरह 5 मिनट सवेरे 5 मिनट शाम 2 बार घोलना। और कितने दिन? 4 से 5 दिन। छठे दिन से 12वें दिन तक, बीच के 5 दिन में इस खाद को आप जब भी पानी दें खेत में, पानी के साथ बूंद बूंद करके छोड़ दें, या ड्रिप के द्वारा छोड़ दें, या स्प्रिंकल के द्वारा छोड़ दें, ये खेत में जाना चाहिए। 1 ड्रम 1 एकड़ के लिए पर्याप्त है। समझ में आई बात? अब आप सब मेरे को बताओ, दुनिया में कोई ऐसा खाद है जो 4 से 5 दिन में 1 एकड़ के लिए तैयार हो जाए? केवल यही तरीका है। अब 1 दिन के गोबर गौमूत्र से कितना खाद तैयार हो गया? 1 एकड़ का। भाई बोलो, अब उत्तर दो। हो गया ना 1 एकड़ का। और 1 महीने में दिन कितने होते हैं? 30 दिन होते हैं। गाय दूध भले ही रोज ना दे, लेकिन गोबर गौमूत्र तो रोज देगी क्या? नहीं, उसमें तो कोई खतरा नहीं ना। तो आप उसको बेचारी को बहुत बढ़िया भी खाना ना दें, जंगल में छोड़ दें, घास फूस खेत का डाल दें, वही खा करके वो अमृत कैसे पैदा करती। अब सुनो ध्यान से, ये खाद की साइंस क्या है, इसका विज्ञान क्या है। देसी गाय के 1 ग्राम गोबर में जब 300 करोड़ से ज्यादा जीवाणु हैं, तो 10 किलो गोबर में कितने होंगे? कोई गणित का विद्यार्थी बैठा है, कोई गिनती कर पाएगा? असंख्य होंगे, असंख्य होंगे ना जी। अब होता क्या है, जब हम उसमें बेसन डालते हैं ना दाल का, तो बेसन प्रोटीन है, और वो जीवाणु उस प्रोटीन को खा करके बलवान होंगे, मजबूत होंगे, तंदुरुस्त होंगे। समझ में आई? तीसरा, जब उनको गुड़ देते हैं तो उनसे उनको मल्टीप्लाई, उनकी संख्या बढ़ती है, भारी मात्रा में उनकी संख्या बढ़ती है। और जो मिट्टी डाली थी, वो मिट्टी में जो जीवाणु थे, वो भी जीवाणु बढ़ाने का काम करते हैं। अब 1 ड्रम में असंख्य जीवाणु होंगे, और ये जीवाणु जब पानी के द्वारा पूरे 1 एकड़ खेत में फैलेंगे, तो ये क्या करेंगे? ये मेलवन का काम करेंगे। मेलवन गुजराती समझ में आए कि नहीं? मेलवन समझ गए? 1 क्विंटल दूध में 1 चम्मच दही डाल दो, तो सारा दूध दही में बदलेगा कि नहीं मेरी बहनों? ये तो डिपार्टमेंट बहनों का है, होता कि नहीं ऐसे? तो जब 1 एकड़ में ये 1 ड्रम जीवाणुओं का भंडार फैलेगा,
तो यहां खेत में वो मेलवण का काम करेगा और इससे असंख्य जीवाणु पैदा होंगे, उनकी कोई गिनती नहीं है। अब ध्यान करो खेडूत बंधु, अब बहुत गंभीर है और मजा आएगा। अब सुनना अपने मजे से। पौधे को खाद नहीं चाहिए, पौधे को पानी भी नहीं चाहिए, पौधे को जीवाणु चाहिए। जीवाणु, जीवाणु ये है वो जीवाणु जिसकी चर्चा हमने की, जिसको आप गौ माता 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 कहते तो आए, लेकिन उसको समझ नहीं पाए। एक धार्मिक रूप ले लिया, बस गौ माता की जय हो। और कितनी जय हो? गौ माता की जय हो, ना दूध पीना ना पालना, और गौ माता की हो जाए लीजिए। क्यों साहब? ना तो उसका दूध पीते ना उसको पालते, गौ माता की जो फोटो में ही जय होगी गौ माता की, और उसको घर में लगा देंगे, आरती उतारेंगे, गौ माता की जय हो। वाह वाह, चल गया जय। गौ माता की जय होगी प्राकृतिक खेती करने से। ये जरूरत बनेगी, घर घर की जरूरत बनेगी। अब क्या होगा? ये जो जीवाणु है ये कैसे काम करता इसको समझवा। धरती भी मां कही है और गाय को भी हमने मां कहा है। धरती माता में पोटास है, मैग्नीशियम है, फास्फोरस है, जिंक है, ऐसे दुनिया भर के ये तत्व हैं। लेकिन ये सारे तत्व धरती में एक गांठ बंद करके पड़े हुए हैं। ध्यान करो, ये पड़े हुए हैं। ये अपने आप पौधे को भोजन नहीं दे सकते। ये सारे तत्व तो धरती में हैं, लेकिन इन तत्वों से पौधे का भोजन बनाने का काम ये जीवाणु करते हैं। ये जीवाणु भोजन तैयार करते हैं। कैसे? अब मेरी बहनें समझेंगी। मेरी बहनें जो आई हैं, मेरी बहनों, आपके किचन में, रसोई घर में दाल भी रखी है, सब्जी भी रखी है, आटा भी रखा है, पानी भी रखा है, नमक भी रखा है, मसाला भी रखा है। उनके रखे रखे भोजन तैयार हो जाएगा क्या? बोलो बहनों, नहीं होगा। कैसे होगा तैयार भोजन? जब ये आटे को अपने बर्तन में लाएंगी, उसमें पानी डालेंगी, उसको आपस में मिलाने का काम करेंगी, दाल को उठा करके बर्तन में पानी डाल करके पकाने का काम करेंगी, उसमें छोंका लगाएंगी, सब कुछ करेंगी, तभी खाने लायक होगा कि नहीं? यही स्थिति धरती मां की है। इसमें सामान तो सारा है, लेकिन उस सामान का भोजन बनाने का काम पौधे के लिए वो जीवाणु करते हैं। और ये जीवाणुओं का भंडार गौ माता के पेट में भगवान ने भेजा। और यही जीवाणु आकाश में जो 78% नाइट्रोजन है, उस नाइट्रोजन को जीवाणु खींचते हैं और वो पौधे के लिए देते हैं। ये काम जीवाणु करते हैं। समझ में आ गई भाई? खेडूत लोगों, समझ में आ गई कि नहीं? तो अब यूरिया की कहां जरूरत है? डीएपी की कहां जरूरत है? क्यों? अब समझो इसका और उदाहरण। जंगल में जाओ आप, जंगल में जो पेड़ है, बोलना मेरे पीछे, उनको यूरिया कौन देता है? डीएपी कौन देता है? कीटनाशक कौन देता है? पानी कौन दे करके आता है? और जब फल का समय आता तो पेड़ फलों से लदता है कि नहीं लदता? आप जंगल के एक पेड़ के पत्ते को तोड़ के लैब में ले जाओ और टेस्ट करो, एक भी तत्व की कमी नहीं मिलेगी। जो काम जंगल में प्रकृति करती है, वही काम मेरे खेत में क्यों नहीं होगा?
जो प्रकृति जंगल में है वही प्रकृति मेरे खेत में आनी चाहिए। इसलिए इस खेती का नाम प्राकृतिक खेती है, नेचुरल फार्मिंग। ये नेचुरल फार्मिंग। अब होगा क्या, जब आप उसको जीवामृत देंगे, और दूसरा खाद है घन जीवामृत। वो क्या है? यही पद्धति, कोई विशेष नहीं। जब आप पे गोबर की खाद काफी बच जाए, फालतू हो, तो उसको आप सुखा लें, बारीक कर लें, बिछा के आंगन में, उस पे वैसे 1.5 से 2 किलो वो डाल दो, क्या? गुड़, 1.5 से 2 किलो दाल का बेसन, 1 मुट्ठी मिट्टी, 5-7 किलो गौमूत्र, और उसको मिला के पशुशाला के किसी कोने में बोरी जूट से ढकना, प्लास्टिक से नहीं ढकना। प्लास्टिक से उसमें ऑक्सीजन नहीं जाएगी, जीवाणु मर जाएंगे। ऐसा चीज ढको जिसमें सांस जाती रहे। अब ये जो खाद है 6 महीने भी खराब नहीं होगा। जब आप कोई भी फसल बोते हैं तो उस फसल बोने से पहले 2-3 क्विंटल ये खाद पर एकड़ खेत में मिला दो, फिर फसल को बोओगे तो डीएपी का काम करेगी। और नाइट्रोजन से भरपूर जो है, यूरिन ही तो बोलते हैं, बाथरूम पेशाब को यूरिन बोलते हैं अंग्रेजी में, यूरिया ही तो उसमें, तो वो दोनों, वो यूरिया का काम करेगा, ये डीएपी का काम करेगा। ये बोने से पहले डालना, बाद में भी डाल सकते हो। तो ये दोनों तरह के खाद यूं बनते हैं, कोई मुश्किल तो नहीं है ना। और जो किताब मिलेगी उसमें पूरा विवरण आपको मिलने वाला है। 2 काम। अब अगला काम क्या होगा? आपके खेत में सबसे बड़ा मित्र आपका है हलसिया। हलसिया जानते हो ना? अर्थवर्म, केचुआ, हलसिया बोलते हैं। अब नई पीढ़ी को तो दिखाई नहीं देता होगा, सारा मार दिया आपने। अनेक जीवाणु मार दिया आपने जो हमारे मित्र थे। अब जब ये जीवामृत, गाय का गोबर, गौमूत्र और ये जाएगा तो उनका भोजन उनको मिलेगा, तो वो एकदम धरती से निकल के काम शुरू करेंगे। ध्यान करो, आज भी इतना अत्याचार उन जीवों पे करने के बाद भी हलसिया और मित्र कीट धरती में यूरिया, डीएपी से डरते हुए समाधि लिए बैठे हुए हैं। आज भी बैठे हुए हैं। और ये कैसे मिलेंगे? अब उत्तर देंगे आप, पुराने बूढ़े बुजुर्ग देंगे, नयों को नहीं पता इस बात का। अब आपकी समझ में आएगी, और जब समझ में आए तो मजबूती से हाथ उठाना, समझ में आएगा। ये कैसे काम करते हैं? आप अपनी गाय को घर के खूंटे से खोलते हो जंगल में जाने के लिए, और गाय घर से बाहर निकली, और चलते चलते कच्ची जगह पर गाय चलते चलते एक गोबर यहां कर दिया, एक यहां कर दिया, एक यहां कर दिया, और चली गई। ऐसा होता है कि नहीं? होता है। अब जहां गाय ने गोबर किया, आप 3-4 दिन के बाद उस गोबर को उलट करके देखो, उसके नीचे 2-3 छिद्र मिलेंगे कि नहीं? हाँ या ना? जो हाँ करते हो हाथ खड़ा करो। अरे सारों को पता है। कमाल, ये तो सही खेडूत बोला है आपने, पक्के खेडूत। अच्छा, गजब। अब आप समझेंगे। अभी एक उत्तर और दो। जब गाय ने गोबर किया था तब वहां छेद थे क्या? नहीं थे ना। तो ये छेद कहां से आए? यही विज्ञान है। गौ माता के गोबर वो भंडार है, उसकी गंध पाकर जो यूरिया, डीएपी से डरते हुए मित्र कीट, केचुआ आदि धरती में समाधि लिए बैठे हैं, वो इसकी गंध पाके धरती को फोड़कर अपना भोजन लेने के लिए ऊपर आ गए। समझ में आ गई? जो अलसिया आपने यूरिया,
बीजेपी वालों ने मार दिया, आज भी भगवान का धन्यवाद करो, अब भी बेचारा वो कहीं कहीं धरती में समाधि लिए पड़ा है, उसे बचा लो, नहीं तो आने वाली पीढ़ियां आप और हमें माफ नहीं करेंगी। उसे बचाओ, वो जीवन है। कैसे जीवन है? आप नोट करना, जिस खेत में आपने घन जीवामृत डाल दिया, जिसमें आपने जीवामृत डाल दिया, 10 से 11 दिन के बाद आप खेत में घूमना, आपको जगह जगह केचुए की विष्ठा मिलना शुरू हो जाएगा। 10-11 दिन में वो अपना काम शुरू करेगा, एकदम काम शुरू करेगा। और वो हलसिया कैसे काम करता है? मेरे भाइयों, मनरेगा वाले जो मजदूर बुलाते हो ना, तो पेमेंट लेते हैं, लेकिन ये ऐसा मित्र भगवान ने आपका भेजा जो फ्री में मजदूरी करता, एक पैसा भी नहीं मांगता। और ये हलसिया काम कैसे करता है? ये काम यूं करता, देखो, यूं धरती में जाएगा 10-12 फुट और दूसरे छेद से आएगा, इससे जाएगा, इससे आएगा, इससे जाएगा, इससे आएगा। जिस छेद से जाता उससे वापस नहीं आता, है नया छेद बना करके वापस आता है। इतना काम करता है। और आपको साइंटिस्ट क्या पढ़ाते हैं, उनका विरोध नहीं, उन बेचारों का कोई दोष नहीं। उनको पाश्चात्य लोगों ने जो रिसर्च दी, जो पढ़ा है, बेचारों को पढ़ना पड़ता, वही वो करते हैं और उनका धन्यवाद भी करते हैं। उस काल में जरूरत थी इस पद्धति की, जब अन्न का अभाव था, उन्होंने काम ठीक किया, उनके हम आभारी। लेकिन अब इस रासायनिक खेती का बहुत दुष्परिणाम आ गया। अब इसे हमने छोड़ करके इस विकल्प पे आना ही पड़ेगा। तो ये लोग पता क्या पढ़ाते हैं? अब आप उत्तर देना, अरे कम पढ़ा लिखा किसान भी समझेगा। वहां पढ़ाया जाता है कि ऊपर की 6 इंच भूमि है ना, बस वही उपजाऊ है, उससे नीचे तो कुछ है ही नहीं जमीन में। आपको भी बताया गया कि नहीं? ये बात बताई गई कि नहीं? अच्छा, अब इसका उत्तर देना मेरे को आप। ये जितने धरती पे पेड़ हैं, ये 6 इंच के नीचे से खुराक लेते हैं, ऊपर वाली लेते हैं? क्यों साहब, कोई उत्तर देगा इसका? 6 इंच से नीचे से लेते हैं, ऊपर से? जब नीचे है ही कुछ नहीं तो खुराक कैसे मिल रही इनको? क्यों भाई लोगों, समझ में मेरी बात फालतू है, साइंटिस्ट की बात समझ में नहीं आई? जितने पेड़ हैं, अरे उनकी जड़ें तो 20-20, 40-40 फीट जमीन के अंदर गई हुई और वहीं से खुराक लेते हैं। निरर्थक हम हो सकते हैं, भगवान निरर्थक नहीं बनाता कुछ भी। प्रकृति परमात्मा की रचना पूर्ण है, हम अपूर्ण हो सकते हैं, हमारा ज्ञान अपूर्ण हो सकता है। भगवान ने इतनी भंडार धरती में बना दिए, ये निरर्थक है क्या? यूं कहते हैं इसमें है ही कुछ नहीं, 6 इंच ही ऊपर है। ऐसा नहीं है। आप धरती में जितने नीचे जाओगे उतने खनिजों का भंडार मिलेगा, खनिज भरे पड़े इसके अंदर। और ये पौधे सारे के सारे जितना नीचे जाते हैं उतने बलवान भी होते हैं, मजबूत भी होते हैं और उतना फल भी ज्यादा देते हैं। तो ये जो अर्थवर्म ना, हलसिया यदि धरती में 6 इंच से नीचे कुछ नहीं होता, ध्यान करो मेरी बात को, तो हलसिया बावला नहीं था जो 10-12 फीट तक जमीन में जाता। ये ईश्वर की रचना है। वो 10-12 फीट तक धरती में छेद करता हुआ जाता है, और जब जाता है ना, वो छेद को अपने वर्मी घोष पसीने से लीपते हुए जाता है ताकि वो छेद जल्दी बंद ना हो। इतना मजबूत काम करता है। और उस खनिजों धरती को खाकर पेट से जब वो उसको निकाल करके पौधे की जड़ को देता है, तो उसमें लगभग सभी प्रकार के खादों के तत्व उपलब्ध होते हैं।
ये ईश्वर की रचना है। और ये हलसिया एक जीवन में हजारों बच्चे देकर के मरता, हजारों, और जब मरता है तो भी खाद दे करके जाता है। और वो जो छिद्र है ना, उनसे ऑक्सीजन 10-12 फीट तक धरती को मिलती है और धरती उपजाऊ बनती है। ये काम ये हलसिया करता है। और मजे की बात, जब प्राकृतिक खेती होगी ना, आप 3 साल लगातार करोगे, जब 3 साल होंगे तो जहर खत्म हो जाएगा जो आप डाल रहे हैं। उसके बाद हलसिया कितना होगा एक खेत में, मैंने अपने खेत में टेस्ट करवाया, लगभग 4 से 5 लाख केचुआ, 4 से 5 लाख हलसिया 1 एकड़ में काम करता है। और वो रात दिन ये काम करेगा, सारी धरती को मुलायम बना देगा। मैं तो बोलता हूं, गुजरात के लोग कितने बुद्धिमान है, खेडूत, इसका नाम हलसिया रखा। जो हल की तरह काम करे वो हलसिया है, जो हल की तरह काम करे वो हलसिया है। ये मित्र है तो जमीन सारी मुलायम बनेगी, नीचे के खनिज ऊपर आएंगे, पौधे जमीन का ऑर्गेनिक कार्बन बढ़ेगा। और मजे की बात प्यारे बंधुओं, जब बारिश होगी, वर्षा आएगी, वर्षा का अब 5 लाख केचुआ 1 एकड़ में होगा तो कितने छेद बनाएगा, कोई गिनती है? जब पानी बरसेगा तो सारा पानी उन छिद्रों से धरती के पेट में चला जाएगा। नेचुरल वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम, आज सरकारें करोड़ों रुपए इस पे खर्च कर रही हैं, 1 पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं। ये हलसिया फ्री में इस काम को आपके लिए करेगा, सारी धरती में। आज कितनी गंभीर समस्या है, बारिश हो गई, आपने अपनी धरती को पत्थर बना लिया, यूरिया डीएपी डाल करके धरती की परत पत्थर बन गई है, पानी पीती नहीं जमीन। बारिश आती है, पानी बरसता, बह करके नदी नालों में जाता, बाढ़ आ जाती है। अकाल आता तो पेड़ सूख जाते हैं। इन दोनों का समाधान इस प्राकृतिक खेती में खेडूत बंधु, दोनों का। कैसे? बारिश आएगी तो खेत का पानी खेत में और धरती माँ के पेट में जाएगा तो धरती का वाटर लेवल धीरे धीरे अपने आप बढ़ना शुरू हो जाएगा। और अब दूसरा सुनो, अकाल, जब जून का महीना होगा, लूएं चलेगी, बारिश होगी नहीं, तो उस समय पेड़ को हरा कैसे रखोगे बिना पानी के? पता कैसे होगा? ये जो क्षेत्र है, इनके नीचे धरती में नमी है कि नहीं है? जब धरती तपेगी तो धरती के नीचे वाष्प बनेगा और वो वाष्प इन्हीं छिद्रों से ऊपर आकर पौधे की जड़ को पानी का काम करेगा। इसलिए जंगल का पेड़ को कोई पानी नहीं देता, वो जून मई में सूखता नहीं और बारिश में गलता नहीं। जो नियम जंगल में काम करे वही खेत में काम करेगा। इसका नाम प्राकृतिक खेती है। समझ में आ गए? यानी कि अभी हमारे गुजरात के परिणाम मिले, इस साल कई इलाकों में बहुत बारिश हुई है, गैर टाइम बारिश हुई, तो हमारे जो प्राकृतिक खेती वाले किसान थे उनकी कोई फसल मरी नहीं, जो रासायनिक करते थे उनकी बची नहीं, उनकी बर्बाद हो गई, हमारी बची रही। क्यों? जितनी बारिश आई खेत में सारा पानी धरती के पेट में चला गया, वो खेती बच गई। और जिनके में हलसिया था नहीं, वो पानी खड़ा रहा, फसल गल गई, बर्बाद हो गई और मूंगफली आदि सब बर्बाद उनकी हो गई। ये अभी रिपोर्ट है हमारे पास खेडूतों की, तो आपकी समझ में आ गई कि नहीं? ये तो है खाद की विधि, हलसिए का काम। अब अंतिम ट्रेनिंग और दे रहा हूं, टाइम तो बहुत ले लिया मैंने। दुखी तो नहीं हो रहे ना आप लोग? भाई दुखी हो तो मैं बंद कर देता हूं। मजा आ रहा है कि नहीं? तो आज ट्रेनर बनना, अपने खेडूत नहीं, ट्रेनर।
अपने खेत में प्रैक्टिकल इस खेती को शुरू करना। अब एक विधि तो खाद बनाने की मैंने बता दी, और उस पानी के साथ देना, जितनी बार पानी दो उतनी बार जीवामृत साथ में छोड़ो, स्प्रिंकलर से छोड़ो, ड्रिप से छोड़ो, खुला छोड़ो, लेकिन हर एकड़ में 1 ड्रम जीवामृत जाना चाहिए। और जब भी फसल बीजते हो, उस फसल बीजने से पहले उसमें 4-5 क्विंटल तक आप घन जीवामृत डाल दो। आप फसल देखना, रंगत देखना, और जब फसल आपकी खड़ी जम जाए तो जीवामृत का 10-15 लीटर पानी में 2 लीटर जीवामृत डालकर स्प्रे करना, और तीसरे दिन खेत देखोगे तो बिल्कुल ग्रीन हरा पौधा आपको मिलेगा, अद्भुत। और इसके बीच में एक फसल होती है इक्कड़, गुजराती में इक्कड़ समझते हो? एक पौधा होता है कि नहीं इक्कड़ का, सण भी समझते हो? जब एक फसल और दूसरी फसल के बीच में 1-2 महीने का समय मिलता है, आप ये कभी मत भूलना, इस इक्कड़ को सण को बीच में बो दो, और ये जब इतना बड़ा हो जाए 2-2.5 फीट तक का, उसको उसी में कल्टीवेशन कर दो, उसी में काट दो, उसको ट्रैक्टर से बांधो। ये आपके लिए अद्भुत खाद होगा। और देखना आपका ऑर्गेनिक कार्बन, जिस जमीन का ऑर्गेनिक कार्बन 0.345 है, वो बंजर के जैसी है, बिना यूरिया उसमें हो ही नहीं सकता। आप पहले ही साल, 1 साल के बाद टेस्ट कराना अपनी मिट्टी को, आपका ऑर्गेनिक कार्बन 7-8 पे जाएगा, दूसरे साल वो 8-9 पे जाएगा, और मेरे खेतों का ऑर्गेनिक कार्बन 1 से भी ज्यादा जा चुका। इतना ऑर्गेनिक कार्बन बढ़ेगा, वही तो ताकत है, जीवाणुओं का उसमें भंडार होगा, जमीन इतनी मुलायम बन जाएगी, मिट्टी में खुशबू आनी शुरू हो जाएगी, आपके अन्न में खुशबू आनी शुरू हो जाएगी, इतना परिवर्तन देखेंगे। आज आपके खाद्यान्न में कोई खुशबू नहीं, पेट भर रहे हैं और उसमें कोई टेस्ट स्वाद नहीं। आपको ध्यान होगा, एक जमाना था आपकी जमीन खुली होती थी, पहली वर्षा होती धरती में से खुशबू आती थी, आया ना? आती थी ना खुशबू, मिट्टी से गंध आती थी। अब भी आती है क्या? यूरिया डीएपी ने खत्म कर दी। अरे बाजरों का खींचड़ो बनता था, पड़ोसियों को पता लगता था, याद है कि नहीं माताओं? खुशबू आती थी कि नहीं पड़ोसियों को? अब भी आती है क्या? फिर कहां जा रहे हैं? जो साग सब्जी बनता था वो अपना टेस्ट बिखेरता था, जो चावल बनता था पड़ोसियों को पता लगता था, आज बनाने वाले को भी पता नहीं लगता। ये हाल हमने जहर खिला खिला के धरती का कर दिया। तो ये तो बात अब इतनी होगी। अब एक अंतिम विधि इसमें, उसको बोलते हैं आच्छादन। आच्छादन का मोटा अर्थ है, जितना घास फूस खेत में कटता है, अवशेष होते हैं, वो बाहर नहीं फेंकने, वो धरती में बिछाने। इस प्राकृतिक खेती में एक समय एक खेती नहीं होती, इसमें 2-2, 3-3 फसलें हम इकट्ठे लेते हैं। गेहूं बो दिया 2 लाइन, 1 लाइन चने की बो दी, फिर 2 लाइन गेहूं की बो दी, वो चना उसमें नाइट्रोजन फिक्स करेगा, गेहूं अपने आप हो जाएगा। समझ में आई? अब जो भी फसल बीजे, कोई भी फसल बीजे, लाइन में बीजते हैं। गुजरात में किस खेडूत को मैं बधाई देता हूं, गजब खेती आप लोग करते हैं। आपकी जो लेन लगती है ना खेत में, इतने तो मास्टर जी भी नहीं सिखाते बच्चों को स्कूल में, इतनी सीधी होती है। मैं देखता हूं कई बार हेलीकॉप्टर से जाते हैं ना, तो आपके खेत में देखता हूं कितने साफ सुथरे, कितने क्लीन, कितनी नाक की सीध में लेन लगती है, गजब है। अब आपने क्या करना है, वो जो लेन लगा रखी है ना, जहां फसल है उसको छोड़ के उसके बीच में जो खाली जगह खेत में,
उसमें आपने घास फूस को बिछाना है, उसको मल्चिंग बोलते हैं, मतलब उसको ढकना है, जमीन को ढक के रखना, उसको ओपन नहीं छोड़ना। क्यों नहीं छोड़ना? अब इसको समझो, अब इसको समझिए ध्यान से। जब धरती का तापमान 35 डिग्री हो जाता है और इससे ऊपर होता है, तो धरती का जो ऑर्गेनिक कार्बन है, जो उसकी ताकत है असली, वो उड़ जाती है और आकाश में उड़ के वो ग्लोबल वार्मिंग को जन्म देती है। ये काम रासायनिक खेती वाले करवाते हैं। ये सबसे बड़ा विनाश दुनिया में जो है ग्लोबल वार्मिंग का, जो दुनिया चिंतित है, उसमें इस रासायनिक खेती का सबसे बड़ा योगदान। नंबर 1 समझ में आया? नंबर 1, ऑर्गेनिक कार्बन इसके बिछाने से नहीं उड़ेगा। नंबर 2, जो जीवाणु मैंने बताए, गौ माता ने जो आपको जीवामृत के द्वारा दिए, घन जीवामृत के द्वारा दिए, उन जीवाणुओं को भी तो भोजन चाहिए ना खाने के लिए। क्यों साहब, चाहिए कि नहीं चाहिए? अब जीवामृत में तो आपने बेसन गुड़ डाल करके भोजन दे दिया उनको, घन जीवामृत में दे दिया। अब धरती में भी तो उनको, जीवाणुओं को अपने पालने के लिए भोजन चाहिए। ये जो आच्छादन है ना, सूखा कोई भी घास, किसी भी तरह का घास फूस जो है वो बिछाना है, उन जीवाणुओं का वो भोजन है। समझ में आई? वो जीवाणु उसको खाएंगे और खा करके धीरे धीरे उसको खाद में बदल देंगे। ये काम, 2 काम हुए, खाद भी बनाएंगे और उनको भोजन भी मिलेगा। 2 काम हो गए। अब तीसरा काम सुनो। जब आच्छादन करेंगे तो उस धरती में 50 से 60% पानी की जरूरत नहीं पड़ेगी। फसल को पानी की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैंने एक बात कही थी, पौधे को पानी नहीं चाहिए, पौधे को नमी चाहिए। बोलो, पौधे को नमी चाहिए, पानी नहीं चाहिए, उसको नमी चाहिए। और ये आच्छादन क्या करेगा? ये आकाश के जलीय तत्वों को खींचता है और धरती को देता है। कैसे देता है? अब फिर उत्तर देना है जो समझदार किसान हैं, जो खेती करते हैं, हायाना में बोलना। आप अपने खेत में फसल काटते हो और उसके गट्ठे बनाते हो। गट्ठे समझते हो? बांधते हो नहीं, गट्ठे बड़े बड़े बना के आपने गट्ठे डाल दिए खेत में। उत्तर देना। मई जून का महीना है, लूएं चल रही है, आग बरस रही है, पानी खेत में कहीं है नहीं, पूरा खेत सूखा पड़ा है। लेकिन जहां गट्ठा पड़ा है, उस गट्ठे को उलट के देखना, उसके नीचे नमी मिलेगी कि नहीं? कहां से आ गई वो? क्यों साहब, समझ गए साइंस? ये गट्ठा जो है, ये आकाश से जलीय तत्व खींच के जमीन को दे रहा है। समझ में आ गई? यदि आप आच्छादन करेंगे तो इससे क्या लाभ हुआ? ऑर्गेनिक कार्बन, जमीन की जो ताकत है वो उड़ करके वायु प्रदूषण नहीं फैलाएगी, ग्लोबल वार्मिंग नहीं फैलाएगी। एक काम। नंबर 2, जीवाणुओं को भोजन देगी। दूसरा काम। तीसरा, आकाश से नमी लेकर के देगी। तीसरा काम। और चौथा काम क्या है? निंदामण को पैदा नहीं होने देगी। निंदामण समझते हो? जो घास पैदा होता है, जिसको निकालने के लिए लेबर लगानी पड़ेगी, वो पैदा ही नहीं होगा। और यही जो घास फूस है, खाद में बदल जाएगा। कितने काम हो गए? 6-7 काम हो गए कि नहीं? अब इस पद्धति को यदि आप अपनाते हैं तो मेरे किसान भाइयों, आपके खेत का उत्पादन बढ़ेगा, लागत शून्य आ जाएगी और एक गाय से 30 एकड़ तक की खेती कर सकते हो। कैसे? 30 एकड़।
एक दिन के गोबर गौमूत्र से एक दिन का खाद तैयार है कि नहीं? और 30 दिन के गोबर गौमूत्र से 30 दिन का हो गया। अब आप थक भी गए होंगे, बहुत लंबा ये विषय है। मोटी मोटी जानकारी मैंने इसके मूल सिद्धांतों की दे दी है, आप सबको इसकी पुस्तक भी मिल जाएगी। मैं आदरणीय पटेल साहब का, नितिन भाई जी का, श्रीमती शारदा बहन जी का, करशन जी भाई सोलंकी का, विनोद भाई का, वल्लभ भाई जी का, प्रशासन का, आप सबका बहुत धन्यवादी हूं कि आपने आज पूरे मनोयोग से इस विषय को आपने जरूर समझा होगा और इसकी साइंस भी समझी होगी। केवल खेती करना ये नहीं मैंने समझाया, खेती क्यों करना उसके मूल सिद्धांत आप पुनः सुनो, इससे आपकी कृषि की लागत जो है वो कम हो जाएगी। कैसे कम होगी? एक अंतिम मेरे को याद आया, इसी साल मेरे अभी धान कटे हैं, 150 एकड़ में धान था मेरे खेत में, और रासायनिक खेतों वालों ने भी लगाया था। रासायनिक खेती वालों का जोर लगा करके धान हुआ 28 से 30 क्विंटल, जोर लगा कर, और मेरा धान इसी विधि से हुआ 33 क्विंटल प्रति एकड़ की एवरेज, 33 क्विंटल। उन्होंने खर्चा किया 12 से 14 हजार रुपए प्रति एकड़, और मेरा खर्चा हुआ 1000 रुपया प्रति एकड़, वो भी स्प्रे कराने के लिए, जीवामृत का स्प्रे, जीवामृत छोड़ने के लिए, और उसमें बेसन और गुड़ का। मेरा तो हुआ 1000 रुपये एकड़ खर्चा, और रासायनिक वालों ने किया 12 से 14 हजार रुपये प्रति एकड़ खर्चा। उनके हुए 28 से 30 क्विंटल धान, और मेरे एवरेज निकले 33 क्विंटल प्रति एकड़ धान। ये तो प्रैक्टिकल है। ऐसे ही गन्ना, ऐसे ही दालें, ऐसे ही गेहूं, सब कुछ ऐसे निकलता है। आपके यहाँ गेहूं का रेट सरकारी रेट है 2000 रुपये क्विंटल, और मेरा रेट है 4000 रुपये क्विंटल। और आप अपने गेहूं को बेचने के लिए ट्रैक्टर भर के बाजार में लेके जाते हो, और मेरा लोग खेत में लाइन लगा करके खरीदने के लिए आते हैं। समझ में आई? मेरा गेहूं कटता है अप्रैल में, और मेरे बैंक अकाउंट में पैसे आ जाते हैं फरवरी में। ये काम है। आप गुड़ बेचते हैं 30 से 35 रुपए किलो, मेरा गुड़ बिकता लाइन में लग करके 100 रुपए किलो, पूरा नहीं कर पाते। अब प्रदेश सरकार ने एक अभियान छेड़ दिया, माननीय गृह मंत्री जी सहकारिता मंत्री भी बन गए। कल ही उन्होंने, परसों शाम को जब हम राष्ट्रपति भवन में भोजन कर रहे थे, तो उन्होंने मेरे को जानकारी दी कि आप पूरे मनोयोग से प्रदेश में प्राकृतिक खेती को बढ़ाओ। इनके मार्केटिंग की व्यवस्था हम करने जा रहे हैं। और कल ही उन्होंने मेरे पास आमूल के डायरेक्टर सोडी जी मेरे पास आए, अन्य विभागों के डायरेक्टर आए, उनका काम लगा दिया कि एफपीओ, हम 100 एफपीओ प्रदेश में प्राकृतिक खेती के बना चुके हैं, और 500 और बनाए जाने। आप उन एफपीओ से जुड़ो, प्राकृतिक खेती करो, आपका सारा उत्पादन एफपीओ के माध्यम से खरीद के, और बड़ी बड़ी ये कंपनियां लाइन में लग करके खरीदेंगी, और जहर उसमें नहीं होगा तो विदेशों में उसका निर्यात भी होगा, किसान भी समृद्ध होगा, और ये धरती भी बचेगी, पानी भी बचेगा, गाय भी बचेगी, पर्यावरण भी बचेगा, लोगों का स्वास्थ्य भी बचेगा। आज आप लोगों को बीमार करने का पाप कर रहे हैं, फिर उनको स्वस्थ करने का पुण्य कमाएंगे, आने वाली पीढ़ियों को स्वस्थ जमीन दे करके जाएंगे। अब यूं बताओ, मेरे से घंटे के मेहनत का कुछ फल भी मिलेगा या नहीं? कुछ दान दक्षिणा दे के भेजोगे कि नहीं?
तो आप अब ईमानदारी से बताओ, प्राकृतिक खेती करोगे या नहीं? धन्यवाद।